हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज फिर मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, एग्रीकल्चर क्लास 10 एनसीईआरटी बुक्स। इसका सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा नंबर मिलेगा बोर्ड में, इससे आपको लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यह एक प्राइमरी एक्टिविटी है। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। और हम भारत की बात करेंगे तो अबाउट 2/3 पॉपुलेशन, लगभग 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज्ड हैं, इसको करते हैं। एग्रीकल्चर या तो वो किसान हैं या किसान को हेल्प करने वाले मजदूर हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग, देयर आर मोस्टली many types of farming, 3 types of farming: primitive subsistence farming, then intensive subsistence farming and commercial farming। 3 तरह के फार्मिंग हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं अक्सर। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ये छोटे जगह में, छोटे प्लॉट में ये प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स लाइक होए, दाव, डिगिंग स्टिक्स आर यूज्ड। यानी कि प्रिमिटिव टूल्स मतलब होता है परंपरागत औजार, परंपरागत टूल्स, परंपरागत मशीन्स, है ना, जो कि हमारे पूर्वज भी यूज करते आते थे। कुदाल, खुरपी, है ना, डिगिंग स्टिक्स, ये सब ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फैमिली और कम्युनिटी लेबर आर देयर, है ना, घर के लोग ही या कम्युनिटी के लोग मिलकर ही इस खेती को कर लेते हैं। एंड डिपेंड ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सुटेबिलिटी फसल की डिपेंड करती है कि फसल किस मिट्टी में उगाया गया और कौन सा फसल उगाना है, और ख़ास करके मानसून पर, यानी वर्षा पर डिपेंडेंसीज की ज़्यादा है। और फर्टिलिटी के रूप में, चूँकि नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करता है ये खेत, तो उपज भी उतना अच्छा नहीं होता इसमें। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है? बार बार ये आता है क्वेश्चन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जानिए आप। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूम फार्मिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट के आसपास के जगह को, माने वहाँ जितना भी फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है, वहाँ के जंगलों को या झाड़ियों को काटकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, और जब वो सूख जाता है तो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसकी राख को वहाँ पर छींट देते हैं, फैला देते हैं। वो राख जो मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, और कुछ साल तक, 1, 2 या 4 साल तक वहाँ पर खेती करते हैं। वो सारे अनाज लगाएंगे, जैसे मिलेट्स हुआ, जो रेनफेड क्रॉप्स होता है, उसको उगाते हैं। और जब खेत की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर उस जगह से शिफ्ट करके नेक्स्ट जगह पर सेम एक्टिविटी को दोहराते हैं। क्योंकि ये बार बार शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, अस्थायी रूप से रह कर के खेती नहीं करते हैं, इसलिए उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और चूँकि स्लैश एंड बर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको काट कर जलाते हैं जंगल को, और राख का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो यह जो है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक तरह का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो बिकॉज डू नॉट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। एंड कम्प्लीटली आप कह सकते हैं आज की डेट में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। दिस इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट अफेक्टेड, चूँकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इसका इफेक्ट पड़ना लाजमी है, जो इफेक्ट नहीं पड़ता है। विदाउट इरिगेशन फैसिलिटी, यह जो एग्रीकल्चर है यह बिना इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मानसून पर ही निर्भरता है। इरिगेशन की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि डिफोरेस्टेशन को ज़्यादा मोटिवेट करता है, डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। नाउ डिफरेंट नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग्स, ये जो
झूम फार्मिंग है या ये जो आपको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बताया आपको, इस फार्मिंग का जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रखा गया है। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है अक्सर एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका लिस्ट बना लिया है। आप लोग इसको नोट में करते जाएं, नोट बना ले तो और बेहतर है। झूम इसको बोला जाता है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जगहों पे इसको झूमिंग बोलते हैं। पामुलू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर, छत्तीसगढ़ में भी ये यूज होता है और इसको दीपा बोलते हैं इस तरह की खेती को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और छत्तीसगढ़ बस्तर इस समय दीपा बोलते हैं। मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, बीवर और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोदू और पेंदा इन आंध्र प्रदेश, पामा दाबी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, बालरे और बल्तरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, हील इन हिमालयन बेल्ट एंड कुरुवा इन झारखंड। ये सारे नाम इसके झूम फार्मिंग के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं, जो अक्सर मैं देखा हूँ कि ये बड़े बड़े कंपटीशन में भी, आईएएस के कंपटीशन में भी एनसीईआरटी का ही टॉपिक्स रहता है। एनसीईआरटी की बुक को अगर हम बढ़िया से कर लेते हैं तो लगभग उसका सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो उसमें भी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा तरह का फार्मिंग अपना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है? इट इज़ प्रैक्टिस इन एरिया वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर लैंड एरिया बहुत कम है, तो वहाँ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो क्या करते हैं, लैंड एरिया पर प्रेशर पड़ता है, यानी कि ज़्यादा कम लैंड से हम ज़्यादा इनपुट्स डालकर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। यह लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होगा। एंड हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड, यहाँ पर जितना भी है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, ये सब ज़्यादा यूज होगा। इरीगेशन के माध्यम से खेती की निर्भरता होती है यहाँ पर। इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, ये इसका फीचर्स है। ओके, अब इसके बाद है अलग तरह का फार्मिंग, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। It is done by using high yielding variety seeds, good irrigation facilities, chemical fertilizers, insecticide, pesticide, etc. ये सारी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग में हमेशा मॉडर्न इनपुट्स यूज होता है, हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग जो करते हैं, एक प्लॉट में लॉन्ग टर्म के लिए जब पौधे हम लगाते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर्स करते हैं, फल फ्रूट लगाते हैं, तो उसको भी हम प्लांटेशन फार्मिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। ये भी कमर्शियल फार्मिंग है। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एरिया। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्रोटेक्शन cover large tract of land using the capital intensive inputs with the help of the migrant laborers. All the produce is used as a raw material in the respective industries. अक्सर हम कमर्शियल फार्मिंग मार्केट यूज के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज के डिमांड के लिए करते हैं, डिमांड पूरा करने के लिए करते हैं। प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट। ओके, अब देखिए, अब अपना टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। अपने इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को यूज किया जाता है, रबी, खरीफ एंड जायद। तो रबी क्रॉप्स क्या है और कब बोया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। रबी सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। एंड व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, बार्ली। अभी जो भी अनाज अभी आपको मिलेगा, जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलेगा, या सॉरी, जो भी अभी आपको अनाज उपलब्ध होगा वो समझ लीजिए रबी का अभी बोया जाएगा। एबिलिटी ऑफ precipitation during the winter month due to the western temperate cyclones help in the success of these crops.
तो विंटर मंथ में अगर कुछ बारिश हो जाता है तो इस क्रॉप्स को ज़्यादा फायदा हो जाता है और इसको लाभ मिलता है इसका। खरीफ क्रॉप कब होता है? इट इज ग्रोथ विद द ऑनसेट ऑफ ग्रोन इन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। जैसे मानसून की शुरुआत होती है इसकी बुआई हो जाती है, हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर। इसका मेन क्रॉप्स है पेडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। देखिए इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन कौन सा क्रॉप्स है, खरीफ है, रबी है, जायद है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, खरीफ में आप दे सकते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का बुक का ही नोट है ये, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर जिसे अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा, दीज आर द खरीफ क्रॉप्स। In a state like Assam, West Bengal and Orissa, 3 crops of paddy are grown in these area. These are the Oss, Aman and Bodo. यानी कि कह रहा है कि स्टेट जैसे कि असम और ये जो है आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है, यहाँ पर साल में 3 फसल राइस का लिया जाता है, पैडी का लिया जाता है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो अमन, औस और बोरो। तो अगर आपको ऑप्शन पूछा जाए कि इसमें से कौन सी वैरायटी पैडी की वैरायटी है, तो आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं, अमन, औस और बोरो। नाउ जायद, in between the Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month known as Jayad season, and watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable and fodder crops are the main crops, है ना। Sugar can take almost 1 years to grow. लगभग इसमें जैसे जैसे स्टेप्स मिलते गए हैं, जैसे जैसे पॉइंट हमको मिलता गया है, जो जहाँ पॉइंट मिला है वहीं पर मैंने इसको इंक्लूड किया एनसीईआरटी के सीक्वेंस से। इसलिए आपको ये आश्चर्य करने की जरूरत नहीं कि इसमें शुगर केन की बात कहाँ से हो गई, है ना। आप उसको केवल याद कीजिए कि शुगर केन ऑलमोस्ट 1 साल लेता है अपने आप को ग्रो करने में, मेच्योर होने में। ना मेजर क्रॉप्स, अब कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है और इंडिया में उगाए जाते हैं। तो मेजर क्रॉप्स में सबसे मुख्य फसल में पहला आता है राइस। यह स्टेपल फूड है ना, यह मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड फॉर द मेजोरिटी। इंडिया ही नहीं, विश्व की स्टेपल फूड इसको मानी जाती है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, प्रोड्यूसर ऑफ राइस। यह खरीफ क्रॉप है एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव द 100 सेंटीमीटर। बट अगर इरिगेशन की फैसिलिटी है तो ये किसी भी जगह पे उगाया जा सकता है। वेराइटीज अमन, औस, बोरो, ये जो सालों भर की वेराइटी है, इसको मैंने यहाँ फिर इंक्लूड किया है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यह क्वेश्चन आ सकता है इंसर्शन रीजन में कि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ने से राइस का पेडी का जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में। तो इसका एसेशन रीजन में क्वेश्चन रहेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, एसेशन रीजन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। व्हीट अनदर क्रॉप्स है आपका व्हीट, इट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, मेन फूड क्रॉप्स ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अपने नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से गेहूं ही मुख्य फसल के रूप में इस्तेमाल होता है। यह रबी क्रॉप है, इट इज रबी क्रॉप्स, रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। शुरू में जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है उस समय इसको ठंडक की ज़रूरत है, ज़्यादा ठंडा चाहिए। अभी जैसे इसका बुआई हो रहा है और जब पकने का सीज़न होता है तब उसको ब्राइट सनशाइन, तेज़ गर्म वाली धूप चाहिए ताकि अच्छा से पक सके, इसका दाना तैयार हो सके। इसमें रेनफॉल की ज़रूरत है, एनुअल रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल नीडेड। और इम्पॉर्टेंट which important wheat growing zone are Ganga Satluj plain in the northwest and black soil region of the Deccan Plateau। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, उसका ध्यान आप मत रखिए, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान कीजिए। यहाँ पर जैसे है इम्पोर्टेंट व्हीच लिखा हुआ है, यहाँ पर व्हीट ग्रोइंग जोन है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया है। मिलेट्स,
मिलेट्स क्या है, ज्वार बाजरा रागी, मुख्य रूप से तीन। ऐसे तो बहुत सारे मिलेट्स होते हैं, मोस्टली 15 आसपास में मिलेट भारत में उगाए जाते हैं, 15 टाइप के मिलेट्स, जैसे ज्वार बाजरा कोदो रागी सावा फिंगर मिलेट्स है ना, ये सब पर्ल मिलेट्स, अलग अलग मिलेट्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको तीन मिलेट्स के बारे में अपने बुक में पढ़ना है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज इसको बोल सकते हैं हम। हैव न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से इसकी डिमांड आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। रागी रिच इन आयरन कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, and jowar is the third most important food crops with respect to area and production। एरिया और प्रोडक्शन के आधार पर अगर लेंगे तो गेहूं और चावल के बाद ज्वार को ही स्थान मिला हुआ है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। इट इज़ रेन फेड क्रॉप एंड मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीडेड इरिगेशन, ये ऐसी जगह में होता है जहाँ पर कम बारिश में भी सर्वाइव कर ले पौधा, और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, यानी कि मिलेट्स जैसे क्रॉप को। बाजरा वेल ग्रोन इन सैंडी सॉइल, हैज़ अ लो ब्लैक सॉइल एंड हैज़ अ लो ब्लैक सॉइल, यह बाजरा जो सैंडी सॉइल में भी हो सकता है, लो ब्लैक सॉइल में, कहीं भी इसको उगाया जा सकता है अगर इसको इस पर इसकी केयर की जाए तो। रागी इज़ द क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन में रागी मेन क्रॉप्स है। अनदर क्रॉप्स इज मेज, इट इज़ यूज फॉर फूड एंड फॉडर, यह अनाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और चारा के लिए भी। फॉडर मतलब चारा होता है, गाय मवेशियों के चारा के लिए, गाय भैंस के चारा के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यह खरीफ क्रॉप मोस्टली है, लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों में पूरे साल भर इसको उगाया जाता है। प्रेशर बिटवीन now temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसके लिए सबसे पुरानी एलुवियल सॉइल दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इन सम स्टेट ग्रोन इन रबी सीजन्स ऑल्सो लाइक बिहार, ये कुछ जगह पे रबी सीजन के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिहार में। यूज मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज, अधिकांश मात्रा में जो मॉडर्न इनपुट्स फर्टिलाइजर्स और अदर चीज़ जो इस्तेमाल किया गया है, इरिगेशन की फैसिलिटी का इस्तेमाल किया गया, इससे इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नाउ अनदर क्रॉप्स इज पल्स, इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, पल्स का इंडिया खपत भी करने वाला और प्रोडक्शन करने वाला दोनों के मामले में नंबर 1 है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, यह जो है तो हम पल्स प्रोटीन के लिए खाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड है ये, है ना। तुअर अरहर उड़द मूंग मसूर ग्राम पी, ये सब पल्स के कुछ वेराइटीज़ हैं। नाउ नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, पल्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ड्राई कंडीशन में भी ये कुछ न कुछ अच्छा फसल दे देता है। Being leguminous crop, all these crops except अरहर help in the restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। आप जैसे जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा एयर में बहुत ज़्यादा है, फिर भी एक चीज़ जानना यह ज़रूरी है कि पौधे को नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं डेवलप है, उसका बनाया गया है जिससे कि वो नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले, तो वो क्या करता है, रूट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और यह रूट मिट्टियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है जो लिग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, दलहन पौधे के रूट्स में पाया जाता है। तो ये जो पल्स है, पल्स का इस्तेमाल हम करते हैं फूड क्रॉप रोटेशन के लिए करते हैं, जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बनती है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा मात्रा में उसको भरा जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि पौधे को नाइट्रोजन मिल सके। अब है आपका शुगर केन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्रॉप्स है। यह हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा डेवलप करता है ना, इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर इसको चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास इसको चाहिए।
एंड ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, ये सभी प्रकार के मिट्टी में अच्छा से ग्रो कर सकता है अगर इस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की जाए तो। नीड्स मैनुअल लेबर्स, यहाँ पर मैनुअल लेबर्स कटाई के लिए, गुड़ाई के लिए इसमें मैनुअल लेबर्स की ज़्यादा मात्रा होता है, तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद इसका दूसरा स्थान है इंडिया का शुगर केन प्रोडक्शन में। एंड सोर्स ऑफ गुड़, शुगर, जागरी, खंसारी एंड मोलेसेस, इससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इट टेक 1 ईयर टू ग्रो, शुगर मोस्टली 1 साल ग्रो करने के लिए ले लेता है। ऑयल सीड, ऑयल सीड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया जो है आपका पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करता है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रैपसीड आफ्टर कनाडा एंड चाइना, है ना। ये ऑयल सीड के अंतर्गत रैपसीड का प्रोडक्शन इंडिया थर्ड करने के रैंक में थर्ड है। नाउ 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता है अपने यहाँ कल्टीवेशन होता है अनाज का, उसमें 12% ऑयल सीड का उत्पादन होता है भारत में। क्रॉप्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम जिसे तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कास्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड, सनफ्लावर्स। इनमें से कुछ तो हम एडिबल ऑयल की तरह यूज करते हैं और कुछ कॉस्मेटिक और आप कह सकते हैं मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। तो ये सारे ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सीड्स प्रोड्यूसर हैं, ये क्रॉप्स हैं। इन क्रॉप से हम सीड निकाल करके और उसके बाद उससे तेल निकालते हैं। नाउ ग्राउंडनट इज ए खरीफ, ये पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, पिछले बार से कई बार मैं देखा हूँ एग्जाम में आया है। ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप, ग्राउंडनट अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी, लाइन सीड एंड मस्टर्ड्स आर रबी है ना। मस्टर्ड और लाइन सीड रबी क्रॉप्स है। सीसमम इज खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन साउथ। सीसमम जिसे तिल आप बोले थे, तिल के लड्डू लोग खाते हैं। सीसमम इज द खरीफ इन नॉर्थ एंड रबी इन द साउथ। Castor seed is grown both as rabi and kharif crops. Now thereafter our next crop is tea. Plantation as well as commercial crops. यह प्लांटेशन क्रॉप्स भी है, कमर्शियल क्रॉप्स भी माना जा सकता है इसको। यह इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर मस्ट, है ना। इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें ह्यूमस की मात्रा और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज़्यादा हो। नाउ नीड वार्म एंड मॉइस्ट फर्स्ट फ्री फ्रेज डेज, है ना, क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर्स। इसमें फर्स्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरे साल भर के लिए। फ्रीक्वेंट शावर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर। लेबर इंटेंसिव, यह लेबर इंटेंसिव क्रॉप है एंड चीप एंड एबंडेंट एंड स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर सस्ता और स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ता है। टी प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ये देखिए आपके सैम्पल पेपर में, जो इस बार सैम्पल पेपर आया है एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि टी गार्डन के आसपास ही टी फैक्ट्री क्यों लगाई जाती है। तो ऑप्शन इसका यही आंसर है कि टी प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ना कॉफ़ी इंडियन कॉफ़ी इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अरेबिका वेराइटी प्रोड्यूस इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम द यमन देश से जो लाया गया था, अपने देश में मुख्य रूप से अरेबिका वेराइटी का उत्पादन किया जाता है कॉफ़ी का, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड द नीलगिरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन एरिया में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर मतलब क्या क्या होता है, फूल फल और सब्जी का उत्पादन जब हम करते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इट्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत आपका दूसरा पोजीशन में है चाइना के बाद। चाइना हर जगह इसको बीट कर रहा है। एंड प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के फ्रूट्स यहाँ उगाए जाते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र। देखिए कौन कौन सा फ्रूट्स कहाँ का इम्पोर्टेंट है, फेमस है, मोस्ट डिमांडेड है, वर्ल्ड डिमांडेड है, उसको मैं बताता हूँ। एक बार ध्यान से याद कर लीजिए, सुन लीजिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि आप वीडियो को ऑन करके आवाज़ सुनते हुए आप आराम भी करेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन याद होगा, इसलिए ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुनना ही चाहिए। ना मैंगो ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ का मैंगो बहुत वर्ल्ड फेमस है। ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय, चेरापूंजी मेघालय में है। बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइन एप्पल ऑफ मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर, एप्रिकोट एंड वालनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ये सब वर्ल्ड फेमस है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये सारी वेजिटेबल्स हमारा वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड तक इसकी डिमांड है, यहाँ से भेजे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्रॉप इज आवर रबर। रबर ये इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप एंड मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज नीडेड। यहाँ पर मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, इसकी ग्रो करने के लिए। रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली। टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये सबसे बड़ी बात है, रबर इंडस्ट्रीज के लिए ही उगाया जाता है। नाउ देयर आफ्टर कॉटन। कॉटन इट इज फाइबर क्रॉप्स है ना, कॉटन, जूट और सिल्क, ये सब फाइबर क्रॉप होता है। खास करके कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। 4 हेम्प, मेस्टा जिसे बोलते हैं, 4 तरह के कॉटन क्रॉप मेजर फाइबर क्रॉप्स आप इंडिया में उगाते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वर्म का उत्पादन, सिल्क वर्म को पालना, ये सेरीकल्चर कहलाता है। इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। एक्सचेंज ब्लैक कॉटन सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए खास करके ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि इसको ब्लैक सॉइल चाहिए। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है एंड लाइट रेनफॉल और इरिगेशंस, हल्की बारिश की भी ज़रूरत है। एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इट नीडेड। ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है ना। और अब इसके बाद है आपका जूट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर्स। वैसे एरिया पे जहाँ पर बाढ़ की अवस्था बनी रहती है, बाढ़ सालों साल पानी, मिट्टियाँ वहाँ पर बिछाई जाती हैं नदियों के द्वारा लाकर, वैसे एरिया में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। ग्रोइंग पीरियड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। जब ये ग्रोइंग पीरियड रहता है इसका तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। एंड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलॉन। चूँकि इसकी रेट प्राइस बहुत ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, इस कारण से यह मार्केट में सिंथेटिक फाइबर से कम्पीट नहीं कर पा रहा है, ये संघर्षरत है। इसको रिप्लेस किया जा रहा है नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर के द्वारा। ना कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मुझे मिला, उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोवाइड जॉब फॉर मोर देन 60% ऑफ द इट्स पॉपुलेशन। द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी, ये भी आया है कई बार क्वेश्चन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है पैकेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। एंड द वाइट रिवोल्यूशन दैट इज द ऑपरेशन फ्लड,
यानी कि आपका दूध उत्पादन से जो मिल्क डेयरी वर्क से रिलेटेड है, वर सम ऑफ द स्ट्रेटजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किसान क्रेडिट कार्ड का फुल फॉर्म केसीसी होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट का एब्रिविएशन होता है PAIS यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के जो मैं बताया एब्रिविएशन होता है केसीसी। ओके, अब इसके बाद भूदान ग्रामदान एक टॉपिक है आपका दिया हुआ, उससे एक आध क्वेश्चन बनता है, आता है अक्सर। तो इसमें खास करके दिया है गांधी जी ने डिक्लेयर किया था विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर, है ना। और दूसरा चीज़ है ही वाज द फॉरमोस्ट सत्याग्रही, वह सत्याग्रही थे, गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया था कई बार। एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, उन्होंने ग्रामदान भूदान की जो परिकल्पना की है वह गांधी जी के ग्राम स्वराज्य नामक कंसेप्ट पर आधारित है ना। ये जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था, इसको पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास में ब्लडलेस रिवोल्यूशन माना जाता है। इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन, है ना। उसमें से ग्रामदान भूदान भी ही ऑप्शन होना है, उसमें रहता है। ग्रामदान भूदान जो है ना, ये जो आंदोलन था ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन था। तो मैंने कोशिश किया है आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देने का अपने लेवल से, और मैं बेस्ट से बेस्ट धीरे धीरे निरंतर मैं वीडियो आपको देते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से अभी बोर्ड एग्ज़ाम तक इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को लाभ मिल सके इससे और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको निश्चित रूप से मिले। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।